जी ठाकरिया ने सुन लो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आपा चर्चा करांगा ओमिक्रॉन और कोरोना से बचाव व उपचार का बारे में। आपा सब ने पता है एक महामारी के रूप में कोरोना आयो है जिसमें देश भर में आपने बहुत सारी परेशानी लेकर आया है। आपने स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, बहुत सारा लोग अपना जीवन से भी हाथ खो बैठा है। ई में आपने के सावधानी बरतनी चाहिए। आप 2 साल से इसे लड़ रहे हैं। अपने सब ने पता है कि मास्क लगाना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए, साफ सफाई को पूरा ध्यान रखना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह से आपने बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अनदेखी करते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं आज भी का सबके बारे में पता करेंगे। और जो ओमिक्रॉन नयो आयो है बीने आप किया समझ सका है, बी में आपने के सावधानी बरतनी है, इन सब का बारे में चर्चा करांगा। और चर्चा करने के लिए पधारिया है हरि सिंह सैनी साहब जो कि नर्सिंग ऑफिसर है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। सैनी साहब आपको बहुत बहुत स्वागत करा हाँ चौपाल में। स्वागत है आपका भी। आपके जी हाँ कि आप बात कर रहे हैं आज की चौपाल में ओमिक्रॉन और कोरोना से बचाव व उपचार का बारे में। तो सैनी साहब सबसे पहले आपसे आप पूछना चाहा कि भाई ओमिक्रॉन और कोरोना ने आप सामान्य रूप में क्या समझ सका हाँ? देखो, सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले जब शुरू में स्टार्टिंग्स में साइन सिम्टम्स के नज़र के आधार पे जनरल कोरोना आया तो उसमें खांसी जुकाम बुखार होके जो बीमारी आई उसको कोरोना की संज्ञा दी गई। लेकिन कोरोना सामान्य था, इतना घातक नहीं था, लेकिन फिर भी देश और प्रदेश में काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब जो वर्तमान में नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, वो कोरोना से काफ़ी हटके है। इसके मुख्यतः विशेषताएं निम्न हैं। इसमें व्यक्ति के अंदर, बॉडी के अंदर अचानक ही पेन होने लगता है। स्मेल और टेस्ट दोनों साइन सिम्टम्स इसमें नज़र आते हैं। व्यक्ति को अचानक हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। तो ये जो कोरोना का हटके है ओमिक्रॉन, वो इसके मुख्यतः साइन सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। जो कि बच्चों में कोरोना की ये तीसरी लहर है जो कि मुख्यतः बच्चों में आई है। पहली और दूसरी जो लहर आई थी, पहली लहर सामान्य आई, दूसरी लहर ऑक्सीजन की कमी को लेके आई। तीसरा जो वेरिएंट आया है ये साउथ अफ्रीका से नया वेरिएंट आया है। यह एक बहुरूपिया वायरस है जो कोरोना से हटके काफ़ी अलग हद से है। तो अब क्या समस्या कहा कि अभी आपने अगर हाल फिलहाल अगर कोई परेशानी है तो वो कोरोना हुए है या ओमिक्रॉन हुए है? अभी टेस्टिंग के आधार पे अपन इस चीज़ को पहचान सकते हैं। पहले व्यक्ति के अंदर नॉर्मल साइन सिम्टम्स नज़र आते थे कोरोना में, अब अचानक से बच्चों के अंदर मुख्यतः ये ओमिक्रॉन प्रभावित कर रहा है। इसकी पहचान करने के लिए व्यक्ति को अचानक ही बॉडी के अंदर जकड़न होती है, सांस लेने में गहरी तकलीफ होती है, व्यक्ति को फीवर आ जाता है। और इसमें टेस्ट का नहीं पता लगता, उसको ना श्वास का पता लगता है ना टेस्ट का, दोनों साइन सिम्टम्स। और कुछ लक्षण इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक भी आ रहे हैं, जिससे ये नहीं कहा जा सकता। बाद में इन्वेस्टिगेशन जांच के बाद में पता लगता है कि ये ओमिक्रॉन है जो नया वेरिएंट आया है। इसका नया 111S259 नया जो वेरिएंट आया है वो ये वेरिएंट है। इसके अंदर लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन जांच होने के बाद लगता है कि ये ओमिक्रॉन से ग्रसित हो गया है। मुख्यतः ये बच्चों के अंदर तीसरी लहर जो आ रही है वो आ चुकी है इंडिया के अंदर, और ये अपने पीक पॉइंट पे नेक्स्ट वीकेंड के अंदर पीक पॉइंट पे आने की संभावनाएं हैं। जी, तो जी हाँ कि आपने कोरोना के समय बुखार हो जावो, सर्दी खांसी जुकाम की परेशानी हुई, कई लोगों ने जैसे स्वाद भी चलो गयो है, आपने महक भी नहीं आ रही, खुशबू भी नहीं आ रही की चीज़ भी, यही सब चीज़ों को मिला जुलो प्रभाव इमें ओमिक्रॉन में भी है। लेकिन साथ ही साथ आपका शरीर में जकड़न की भी महसूस होवे, अचानक से सांस भी रुक जावे और बहुत तेज़ बुखारी में आ रहे हुए। तो आप ई का लक्षण आ समझ सका कि भाई इतनी परेशानी अगर आपने हो रही है तो तुरंत प्रभाव से आपने चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए और ई को इलाज भी आपने लेना चाहिए। सैनी साहब आप क्या माना कि क्या फैले हैं, या अपन सिर्फ आपस में बात करें या बी से भी फैल सके या छुबा से भी फैल सके, तो के कारण हो सके हैं ओमिक्रॉन और कोरोना का? देखो पूजा जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। कैसे फैलता है ये बीमारी? ये बीमारी मुख्यतः व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका मुख्य लक्षण क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन या कोरोना के संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है तो ये बीमारी फटाफट फैलती है। ओमिक्रॉन पहले वाले कोरोना वायरस से 5 गुना अधिक खतरनाक है, 5 गुना ज़्यादा फैलता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है
वो म्यूटेशन इसके 50 से ज़्यादा म्यूटेशन आ चुके हैं। तो ये बहुरूपिया वायरस कह सकते हैं, कभी किसी रूप में आता है, कभी वेरिएंट के रूप में आ जाता है, अब नेक्स्ट में चौथी लहर के रूप में भी आ सकता है। तो वायरस अपना रूप बदलता है। इसका मुख्य नुकसान क्या होता है, इस वायरस की क्या खासियत होती है कि ये इसमें जो प्रोटीन होती है वो वैक्सीन को चकमा दे सकती है। वैक्सीन व्यक्ति को प्रभावित करती है, लेकिन ये वैक्सीन को चकमा देके ओमिक्रॉन की इसको संज्ञा दी गई है। इस बीमारी के अंदर मुख्यतः क्या होता है कि आपने कहा कि कैसे फैलता है, तो ये भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से ज़्यादा फैलता है, वृद्ध व बच्चों में ज़्यादा फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि इसके अंदर बच्चों की इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की और बूढ़ों कम होती है, इसलिए ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। दूसरा मुख्य कारण क्या है, अगर व्यक्ति पहले किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित है, जैसे टीबी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है और उसको अस्थमैटिक्स है या शुगर है, तो वो अगर व्यक्ति पहले किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है तो फिर कोरोना या ओमिक्रॉन उसको जल्दी ही उस बीमारी को ग्रसित कर लेता है, जकड़न में ले लेता है और व्यक्ति शीघ्र ही अपनी मौत के द्वार पे पहुंच जाता है। तो ये साइन सिम्टम्स इसमें थोड़ा कोरोना से हटके है। जी जी, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने पहले से भी कोई बीमारी है या पहले से कोरोना हो चुके है तो ओमिक्रॉन होने की संभावना बढ़ जावे है और बी से परेशानी भी बढ़ जाएगी। सैनी साहब, आप इनमें सावधानी के बरता के चीज़ों को आपने ध्यान रखना चाहिए घर में भी और घर से बाहर जाते समय? देखो, इसमें मुख्यतः 5 सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो सबसे पहले मास्क को औषधि के रूप में काम में लें। मास्क को जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान रोज़मर्रा की आवश्यकताएं होती थी, उसके बाद में रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल हुआ। अब 5वां मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि रोटी कपड़ा मकान मोबाइल और मास्क, ये 5 चीज़ें आवश्यकता हैं। तो मास्क को औषधि के रूप में प्रयोग करें। अगर किसी व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से मास्क यूज में लिया है तो वो 50% इस बीमारी से रिकवर हो जाता है। दूसरा, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस का मतलब भीड़ भाड़ भले इलाकों में ना जाएं, बच्चे व बूढ़े घर के अंदर डिस्टेंस मेंटेन बना के रखें और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित बीमारी से ग्रसित है तो उसके पास में जाने से रोकें। घर से बाहर जाने से पहले और घर में एंट्री करने से पहले अपने हाथ डिटॉल सोप, रनिंग वाटर या सैनिटाइज़र से काम में लें। सैनिटाइज़र्स कई तरह के होते हैं, उसमें एल्कोहलिक सैनिटाइज़र, स्टेरिलियम, कई चीज़ें होती हैं जो सैनिटाइज़र के रूप में काम में ले सकते हैं। पहला मैंने आपको मास्क के लिए बताया, मास्क घर में बना हुआ भी मास्क, कपड़े का मास्क भी पहन सकते हैं, डिस्पोजेबल मास्क भी पहन सकते हैं, N95 मास्क भी पहन सकते हैं। मास्क के बारे में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। दूसरा, इंटरवल सैनिटाइजर्स का यूज में करें, हर आधे घंटे से अपने हाथ सैनिटाइजर से धोते रहें। तीसरा, वैक्सीनेशन लगवाएं प्रॉपरली, फर्स्ट डोज के नियमित अंतराल के बाद में दूसरी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है जो अपने देश के अंदर स्वयं की वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम के द्वारा अपने देश की स्वयं की ओवन वैक्सीन है। तो वैक्सीन काफ़ी कारगर है इस बीमारी के अंदर। देखो, मगर प्यार से कोरोना डरेगा वैक्सीन की मार से। जब तक किसी व्यक्ति ने अगर वैक्सीन नहीं लिया तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से इस बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आ पाती है। चौथा पॉइंट ये है कि व्यक्ति को अपनी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट का ध्यान में रखना चाहिए, अच्छे पोषक तत्वों से मिश्रित खाना खाना चाहिए, मेडिटेशन योगा करें, व्यक्ति दिनचर्या शेड्यूल्स को सही रखें और व्यक्ति अपने आसपास के क्लाइमेट के अनुसार रहें, क्योंकि अब ये पीक पे है जो कोरोना, तो पीक में हो जाता है तो हर तीसरे व्यक्ति को कोरोना और ओमिक्रॉन होने की संभावनाएं रहती हैं। तो व्यक्ति को इस बीमारी से बिल्कुल सावधान सावचेत, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो व्यक्ति को किसी भी पॉइंट पे रिस्क नहीं लेना चाहिए और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता का संदेश एक दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट भी करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस लड़ाई में लड़ने के लिए देश और प्रदेश में अपना योगदान देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात बताई कि आपने जब भी घर से बाहर निकलना है तो अपना मास्क ज़रूर से लगाना है और अपना हाथ साफ करके जाना है, और जब आप घर में आ जाओ तो अपना शरीर ने पूरे अच्छी तरह से साफ करा कि आपने अगर कोई बाहरी वस्तु ने छुए भी है तो भी में आपने संक्रमण हो सके है, इसलिए आते ही अपना हाथ साबुन से साफ कर लिया। कई लोग पानी से भी धो सके हैं, और जिया कि अभी सैनी साहब ने बताया सैनिटाइज़र आ रहे हैं अलग अलग तरह का, अगर हम नहीं खरीद सकें तो साबुन से भी आप हाथ धोते रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा
थोड़ा अंतराल पर आप सावधानी बरतनी चाहिए। भाई मास्क लगाना कितना जरूरी है आप सब जाना हाँ, लेकिन सैनी साहब कई बार ऐसे हुए कि आपने मास्क तो लगा लियो लेकिन नाक पे नहीं है ठोडी पे लगा लियो, या दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो एक ने मास्क लगा रखे हुए एक ने नहीं लगा रखे हुए, तो इनमें संक्रमण को कितना खतरो है अगर दोनों व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया? बिल्कुल, अगर व्यक्ति ने मास्क पहन लिया लेकिन प्रॉपरली तरीके से नहीं पहना तो उसका पहनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मास्क को नोज से लेके थोड़ी तक पूर्ण रूप से कवर्ड होना चाहिए ताकि व्यक्ति एक दूसरे को अपनी बात कहें तो उसके नेजल और माउथ से संक्रमण की दर को बिल्कुल भी बाहर न जाएं, उसके सलाइवा लार्वा बोलते समय छींक या किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन का साधन ना बने। तो इसलिए मास्क को पूर्ण रूप से कवर्ड रहे, मास्क पूरा कवर्ड रहे और मास्क पीछे से टाई अप रहे। ऐसा नहीं मास्क ढीला रहेगा तो इसमें व्यक्ति सुरक्षित है। तो मास्क का पहनने का डोनिंग और डॉफिंग दोनों, पहनने का तरीका और डॉफ करने का उतारने का दोनों मेथड्स हैं। मास्क को 24 आवर्स से ज़्यादा यूज में नहीं लेना चाहिए। 24 घंटे के बाद अगर कपड़े का मास्क है तो उसको वॉश करके और नेक्स्ट डे पहनना चाहिए, और अगर डिस्पोजल है तो 24 आवर्स के बाद में, या N95 है तो उसको उतार के डिस्कार्ड प्रॉपरली बायोमेडिकल वेस्ट का ध्यान में रखते हुए उसको निस्तारित कर देना चाहिए। तो मास्क पहनना सही ढंग से समुचित तरीके से पहनना अनिवार्य है जी। और मास्क पहनेगा तो आप बच भी सका हाँ, जी हाँ कि थोड़े थोड़े अंतराल में आपने जब कपड़ा के मास्क की बात आ रही है वो भी बहुत सही है, अगर बी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इन्हें धूल धूप में भी सुखा सका जिससे भी संक्रमण को खतरों कम हो सके। सैनी साहब आपने बीच में बात कही कि भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता अपना शरीर में बनी रहनी चाहिए, तो क्या आपने अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे और अपने खान पान में के साथ? प्रत्येक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, किसी की स्ट्रांग होती है कि किसी की वीक होती है। वो मनुष्य के स्वयं के ऊपर ओवन निर्भर करती है कि वो उसको कैसे बनाए रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्ति को सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक अपनी दिनचर्या को स्थायी और चिरस्थायी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर स्वयं का है। अगर मनुष्य का स्वयं का शरीर जान है तो जान है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो उसी हिसाब से है कि व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मेडिटेशन योगा करना चाहिए, अच्छा पोषित खाना खाना चाहिए, घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं खाना चाहिए, बाजार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट और ये जो चीज़ें होती हैं ये बिल्कुल कतई इस चीज़ में नहीं खिलाएं। बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जी खिलाएं, अच्छा मिनरल वाटर्स पिलाएं और अच्छा उबली हुई चीज़ें, स्टीम भाप के द्वारा उबली हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, ताकि बच्चों का और वृद्ध व्यक्तियों को अच्छी चीज़ें खिलाएं। बच्चों को सुबह आप च्यवनप्राश भी खिला सकते हैं और अच्छा दूध पिलाएं। बच्चों को दिन में मेडिटेशन, योगा, कसरत, व्यायाम करवाएं, ताकि बच्चों की और बूढ़ों की, व्यक्तियों की, समस्त व्यक्तियों की इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो आपने खान पीन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ कि आपने भारतीय रसोई में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं कोरोना से लड़बा के लिए सक्षम है। जी हाँ कि काढ़ो बताया जावे कि अगर आप दिन में 2-3 बार काढ़ो ले लें, और सर्दी को मौसम है तो सर्दी का मौसम में अगर आप चाय को भी सेवन करा तो बी से भी आप इससे बच के रह सका। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी रसोई घर में आप उपयोग ले सका? देखो, रसोई घर में रसोई स्वाद के लिए भी होती है और शरीर को बनाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए होती है। स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए होती हैं। तो आप एक महिला हो तो आपको ज़्यादा इसके बारे में अनुभव है, लेकिन मैं मेरा स्वयं का निजी अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि रसोई के अंदर प्रत्येक माता गृहिणी को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। जैसे आपने काढ़े का कहा है, काढ़ा अगर व्यक्ति 2 से 3 बार बिल्कुल करें, ये सेवन करें तो उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और रसोई के अंदर ज़्यादा जायकेदार चीज़ें नहीं रखें बच्चों के लिए, और अपने स्वाद के लिए नहीं रहें, जीने के लिए जिएं, खाने के लिए नहीं जिएं, जीने के लिए जिएं। तो खाएं, इससे अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कराएं, फ्रूट्स लें, ताज़ा सब्जियां, खेत की ताज़ा सब्जियां जो खेत में बिल्कुल पैदा की हुई अच्छी, जिनमें कोई भी संक्रमित चीज़ें न हो, कोई खाद, ओरिजिनल खाद हो, अच्छे पानी में
स्वयं की पैदा की हुई चीज़ें अच्छी खाएं तो वो और भी अच्छी रह सकती हैं। इसलिए रसोई के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ों को महत्व दें, खराब चीज़ों को महत्व नहीं दें। मतलब यूँ कह सका कि आप बाजार की चीज़ों को कम इस्तेमाल बिल्कुल। करें, साग सब्जी को सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपने सारा पोषक तत्व आपका शरीर में पहुंच जाए अपना खाना के जरिए ही। और जी हाँ, की काढ़ा की बात है, आपने सबने पता है कि काढ़ो क्यों बनाए जा सके है। आप तुलसी, अदरक, गिलोय, काली मिर्च, सौंठ, इन सब चीज़ों ने लेकर बिन पानी में उबाल सका और थोड़ा थोड़ा अंतराल में ले सका, जिससे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ा ही है, साथ में अगर आपने गला में कोई परेशानी है या जुकाम है, बी से भी आपने निजात मिल सके है। जो मौसमी बीमारियों को समय चल रही है, सर्दी को समय है, तो मौसम परिवर्तन के साथ साथ जुकाम खांसी आम बात है, बुखार भी हो जावे है। आप जी हाँ कि आप टाबरा की बात करें तो आप किया समझा कि आपने कोई मौसमी परेशानी हुई है या आपनो संक्रमण कोरोना या ओमिक्रॉन को है? देखो, पहले वायरल फीवर बोलते थे कि वायरल हो गया, कभी जुकाम खांसी बुखार बच्चों में हो जाता था, उसको चिकित्सक वायरल की संज्ञा दे देते थे। अब ये बीमारी वायरल का ही दूसरा रूप है, जिसको कोरोना या ओमिक्रॉन की संज्ञा दे दी गई। लेकिन इसमें थोड़ा सा हटके है कि पहले बैक्टीरिया और वायरस नॉर्मल होते थे, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपने 1 या 2 दिन डोज ली या आपने अच्छा खाना किया, अपने लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रखा, तो वो बीमारी 3 दिन में उसका इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त हो जाता था। लेकिन अब जो ये बीमारी आई है, ये कुछ हटके है, क्योंकि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं रहा, और इससे बीमार पहले भी भारत देश के अंदर अनेक ऐसी बीमारियां आई हैं, लेकिन भारत विजेता बना है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत के लोग अच्छे थे, भारत एक ग्रुप प्रधान देश कहलाता था। इसलिए यहाँ के लोगों ने पहले भी प्लेग है, चिकनगुनिया है और ये पोलियो है, ऐसी बीमारियाँ आई हैं। तो अब जो कोरोना और ओमिक्रॉन आया, भारत में कैसी भी कठिन से कठिन बीमारियां हों, लेकिन यहाँ का जनमानस और यहाँ के व्यक्ति इस बीमारी को हरा के ही दम लेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो परंपराएं हैं बीमारी से लड़ने की हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति इस बीमारी से लड़ने में अपना अमूल्य सहयोग दें और अपने खान पान का, लिविंग स्टैंडर्ड का ध्यान दें। अच्छी तुरंत प्रभाव से अगर कोई भी साइन सिम्टम्स नज़र आएँ तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना इलाज लें। आजकल ऑनलाइन की ट्रीटमेंट की भी सुविधाएं हो रही हैं। ऑफलाइन अगर आप नहीं जा सकते तो घर बैठे चिकित्सक अपने द्वार, स्वास्थ्य अपने द्वार, उससे नोटिंग करवाएं और व्यक्ति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह लें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें। अभी सही बात है, सैनी साहब ने कही कि भाई घर से जितनो कम हो सके उतना ही आपने बाहर निकलना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो ही आपने बाहर जाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक की यह सलाह अपना मोबाइल पर भी उपलब्ध है। आप एक फ़ोन करा और आपने पता चल जाए कि आपने के चीज़ को ध्यान रखना है, के नहीं करनी है, इसलिए कम से कम अपना घर से बाहर निकला। सैनी साहब, अगर एक व्यक्ति ने एक बार कोरोना हो गया है तो बीने के सावधानी बरतनी चाहिए, और अभी का समय में अगर कोरोना या ओमिक्रॉन से ग्रसित है तो भी को पहलो कदम के होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वैश्विक महामारी के साइन सिम्टम्स नज़र आ जाएं तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसकी जांच करवाएं, नेजल RT-PCR जांच करवाएं, रैपिड करवाएं। रैपिड में जांच नहीं सही आ रही तो RT-PCR गले में स्वाब या नेजल स्वाब के द्वारा जांच कराएं। फिर चिकित्सकीय टीम विशेषज्ञों की ये घोषित कर देती है कि इनको कोरोना हो गया है, तो व्यक्ति शीघ्र आइसोलेट हो जाएं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके एडमिट हो जाएं। उसके साइन सिम्टम्स क्या हैं कि व्यक्ति की वो जांच आते ही ये घोषित हो जाएगा कि ये व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो गया है, तो उस व्यक्ति को अपने समस्त जिनके भी संपर्क में नज़दीकी में लोगों में आया है तो उस सबको अपनी सूचना दे दें कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ, और समस्त लोग अपने आप को आइसोलेटेड कर लें। और आइसोलेटेड करने के बाद व्यक्ति अपने पूरे 14 दिन के लिए उपचाराधीन रहें, 14 दिन क्वारंटाइन रखें, और पूरा इलाज लेने के बाद व्यक्ति ऐसे नहीं समझें कि मैं दोबारा संक्रमित नहीं हो सकता। कोरोना एक बार संक्रमित होने के बाद दोबारा भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानियों का ध्यान रखें। व्यक्ति अपने आप को कोरोना के साइन सिम्टम्स नज़र आते ही अपने आप को सावधान अलर्ट हो जाएं, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रखें, और चिकित्सकों की पूर्ण रूप से परामर्श के बाद मिलें, और 14 डेज के बाद में दोबारा अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं। 7 डेज के बाद भी करवा सकता है RT-PCR इन्वेस्टिगेशन। वो नेगेटिव आए तो उसके बाद में 90 डेज तक, 90 दिन तक व्यक्ति बिल्कुल आइसोलेटेड की तरह रहें और आसपास के अंदर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। और वैक्सीन अगर उसने नहीं लगवाई है तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम तो वैक्सीन लगवाएं। जब तक वैक्सीन नहीं लगवाओगे आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे। वैक्सीन बहुत ही आवश्यक है, तो वैक्सीन
निर्धारित समय पे अंतराल में वैक्सीन लें और समस्त लोगों को वैक्सीन के बारे में मोटिवेटेड भी करें। जी, तो अगर कोई व्यक्ति ने अगर कोरोना हो गया है, ओमिक्रॉन हो गया है, तो आपने पूरी सावधानी बरतनी है। और अगर आपकी जांच पॉजिटिव आई है तो आप घर में बिल्कुल अलग हो जाओ, क्योंकि आप बीमारी छुआ से भी फैल सके है, आपके कारण कोई और व्यक्ति ने भी परेशानी हो सके है। इसलिए आपने सावधानी बरतनी है, बिल्कुल अलग रहना है। अपना खान पीन को, अपनी साफ सफाई को पूरा ध्यान रखा, जिसे आपा कोई दूसरा ना नहीं दे दें। और आज सोच बिल्कुल गलत है कि भाई आपने एक बार अगर कोरोना हो गया है, आपा बीमारी से लड़के बिल्कुल ठीक हो गया है, तो आपने दूसरी बार नहीं होगो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने सावधानी बरती तो आपने कोरोना नहीं होगो। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना दोबारा से घट सके है। सैनी साहब, जी हाँ, कि आपने टीकाकरण पर जोर दिया है। बहुत सारी जनता दोनों टीका ले चुकी है, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसा है जो टीका लेकर से कतरा रहा है कि मतलब पहली डोज भी नहीं लिए, तो बीने ही को कितनो खतरा हो सके है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी व्यक्ति ने टीकाकरण नहीं करवाया है तो वो 100% संक्रमित होने की दर उसकी सबसे ज़्यादा है। वो शीघ्र किसी व्यक्ति के जरा से भी कांटेक्ट में संक्रमित आने के बाद में शीघ्र ही वो व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन भारत में निर्मित स्वयं की वैज्ञानिकों की स्पेशलिस्ट की टीम में के द्वारा बनाई हुई है, और विदेशी कंट्री भी अपने देश की वैक्सीन को आयात कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को पहली डोज लेनी चाहिए, उसके बाद में सेकंड डोज लेनी चाहिए। अब बूस्टर डोज के आने की भी संभावनाएं शीघ्र ही मार्केट में है। अगर बूस्टर डोज आ जाती है तो बूस्टर डोज, और वयस्कों की डोज आ चुकी है, जो कि आंकड़ा एक ही दिन में काफ़ी अच्छा पहुंच गया है, क्योंकि युवाओं के अंदर, देश का भविष्य युवाओं के कंधों पे होता है। बच्चे देश का भविष्य निर्माता होते हैं। बच्चों को शीघ्र अब जाके एडल्ट स्टेज में जो बच्चों की वैक्सीन आई है वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके रजिस्ट्रेशन करवा के और वैक्सीनेशन लें। जिन्होंने टीकाकरण हाल तक नहीं लिया है, बिना टीकाकरण अवश्य लेना चाहिए। जी हाँ, कि सैनी साहब ने बोलो, अगर आपको टीकाकरण संपूर्ण हो चुके हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब आपने खतरा की से जो संभावना है वो कम हो सके है, यानी कोरोना या ओमिक्रॉन होने की संभावना आपने कम हो जाए, लेकिन टले नहीं है। इसलिए ही अगर आपने परेशानी से बचना है तो टीकाकरण अवश्य होना चाहिए। आप बच्चा बुजुर्गा की बात कर रहा कि भाई घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ की जगह से बचना चाहिए, लेकिन ऐसे समय में कई बार ऐसा है कि गर्भवती महिलाएं भी को अस्पताल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। तो कोरोना का समय या ओमिक्रॉन का समय गर्भवती महिला ने के सावधानी बरतनी चाहिए जिसके अभी का होने वाला शिशु ने और वो बच सके। देखो, गर्भवती महिलाओं के लिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स का ध्यान रखें, उसका चेकअप करवा लें, और चेकअप के बाद में 3 महीने के बाद में प्रेगनेंसी निर्धारित होने के जस्ट आफ्टर वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा के और घर में रहें। बार बार उसको अस्पताल के चक्कर काटने की और भीड़ भाड़ भरे इलाके में जाने की आवश्यकता नहीं है। महिला रोग चिकित्सक के सानिध्य में रहें। आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। अच्छा खान पान करें, आयरन फोलिक एसिड्स लें, कैल्शियम लें, दूध पिएं। बच्चे की कुशाग्र बुद्धि के लिए और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मातृत्व प्यार बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जैसा माता उसको प्यार और वात्सल्य भाव देगी, बच्चे का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास उतना ही होगा। इसलिए गर्भवती महिलाएं ज़्यादा अस्पताल वाली भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं, अपना टीकाकरण करवा लें और अपने होने वाले नवजात शिशु की पूर्ण रूप से केयर करें। अपने खान पीन को अगर आप पूरा ध्यान रखा तो अस्पताल जाने की ज़रूरत ही आपने नहीं पड़े। और अगर माना कोई परेशानी हो भी गई है, आपने सलाह के लिए जानो भी पड़ रहे हो, तो आप जब भी जावा सावधानी के साथ मास्क लगा कर जावा, और घर आने के बाद अपना हाथ पैर पर अपना जो भी कपड़ा है बिने सब ने बदल दें, जिससे अपना सुरक्षित रह सका। सैनी साहब थे आया और अपना चौपाल में इतनी चोखी जानकारी दी, बिके लिए थाने धन्यवाद देना चाहा। और दर्शका ने एक बार बता दिया कि भाई कोरोना से अगर आपने बचना है तो मास्क लगाते रहना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, और भीड़ भाड़ वाला इलाका में जाना से बचना है। और आपकी जानकारी के बता दिया कि हम भी बहुत दूरी बनाए रखे हैं, इसलिए मास्क को उपयोग नहीं करे है, नहीं तो जब हम भी अपना कार्यक्रम समाप्त कर जावा तो मास्क अवश्य लगा। इसलिए आपसे निवेदन है, मास्क लगाओ और सबने बचाओ। आज के लिए बस इतना ही। राम राम सा।